हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं योगेश आपका साथी और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। वन लाइनर के रूप में ये प्रश्न मैं लेकर के आया हूं और आगामी परीक्षा जितनी भी आपकी होने वाली है 2023 में, उन सभी के लिए बेहतरीन क्वेश्चनों का ये संग्रह है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत ही प्यारा, बहुत ही पसंद आएगा ये सब कुछ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अमोद बुद्धि किस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था? तो दोस्तों, आपका जवाब आना चाहिए कुनिंद वंश का। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहता है। अमोद बुद्धि किस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था? तो आप कहोगे कुनिंद वंश का। इसके बाद शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्रों पर किसका अधिकार हुआ? आपका जवाब आना चाहिए कुषाणों का। मौखरियों के बाद उत्तराखंड पर किस भारी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? आपका जवाब आना चाहिए आपका वर्धन वंश। इसके बाद उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों ये वाला। ऐतिहासिक राजवंश उत्तराखंड में कौन से राजवंश को ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो आपका जवाब आना चाहिए कार्तिकेय पूर्व राजवंश को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कार्तिकेय पूर्व राजाओं की राजभाषा क्या हुआ करती थी? तो आप कहोगे संस्कृत। गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आपका जवाब आना चाहिए चांदपुर गढ़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैजनाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? आप कहोगे भूदेव के द्वारा। पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हुआ करता था? आपका जवाब रहना चाहिए कनकपाल। पंवार वंश का संस्थापक कनकपाल था भाई। इसके अलावा 1223 में किस नेपाली शासक ने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया था? ये थे आपके कराचल देव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा और क्वेश्चनों का संग्रह मैं आपको बताता हूं। देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाज बहादुर चंद किस वंश का राजा था? आप कहोगे चंद वंश का। चंद राज्यों का जो चंद राजा थे उनका राज्य चिन्ह क्या हुआ करता था उस टाइम पर? तो आप कहोगे गाय थी, गाय। उसके बाद चंद वंश का अंतिम शासक के बारे में पूछ लिया जाए, चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप कहोगे महेंद्र चंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंवार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो आप कहोगे लोदियों के द्वारा। लोदियों ने पंवार शासकों को किसकी शाह की उपाधि दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वाल में गोरखों द्वारा पहली बार आक्रमण कब किया गया था? 1791 में किया था भाई, 1791 में। गोरखाओं ने कुमाऊं में अपना अपना राज कब स्थापित किया था? 1790 में किया था भाई। गोरखाओं ने कुमाऊं में अपना राज कब स्थापित किया था? 1790 में। इसके अलावा आप याद रखोगे गोरखाओं ने गढ़वाल में अपना राज कब स्थापित किया? 1803 में। लगभग 14 साल के बाद या 14वें साल में आप कह सकते हो कि गढ़वाल में भी जो था वो गोरखाओं का शासन लागू हो गया था। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया, तो आप कहोगे 1912 में। कोसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा है? किसके द्वारा कहा गया? आप कहोगे गांधी जी के द्वारा। कोसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ध्यान रखना है आपको। किसके द्वारा कहा गया था? आप कहोगे गांधी जी के द्वारा। इसके बाद के क्वेश्चनों के बारे में बात करें भाई। देखिए, आप कहोगे उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कब हुई थी? उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम सबसे पहले हुई थी भाई 1938 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड क्रांति दल का निर्माण कब हुआ था? तो आप कहोगे 25 जुलाई 1979 को। 1979 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, तारीख याद रखनी है। क्रांति दल, उत्तराखंड क्रांति दल का निर्माण कब हुआ था? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। आगे के बारे में चर्चा करते हैं भाई। उत्तराखंड स्टेट के जो सिंबल है, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह है, उनका निर्धारण 2001 में किया गया था। कौन कौन से हैं देखना, ध्यान रखना जरा। राज्य चिन्ह, सबसे पहले तो आप कहोगे उत्तराखंड राज्य चिन्ह में जो उत्तराखंड राज्य का चिन्ह है उसमें तीन पर्वतों के ऊपर अशोक स्तंभ स्थित है और नीचे की ओर गंगा नदी की लहरें का परिकल्पित की गई है। यहाँ अशोक की ललाट के नीचे सत्यमेव जयते भी लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला जिसकी बात हम कर रहे हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नीचे की तरफ को। राज्य पशु की बात कर ली जाए, उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कौन सा है? तो आप कहोगे कस्तूरी मृग है। कस्तूरी मृग ऐसा दिखता है भाई, देख सकते हो आप। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस क्राइसोगास्टर। इंपॉर्टेंट है भाई। इसको हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। हिमालयन मस्क डियर कितनी हाइट पर मिलता है? ध्यान रखेंगे 2000 से लेकर के 5000 मीटर की हाइट तक, अर्थात 2 किलोमीटर से लेकर के 5 किलोमीटर की हाइट तक ये पाए जाते हैं। इनका रंग पूछा जाए तो भूरा होता है, जिन पर काले और पीले धब्बे होते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई सारी की सारी, खासम खास बिल्कुल। आगे चर्चा करते हैं भाई। देखिए, राज्य पक्षी के बारे में। उत्तराखंड के राज्य पक्षी की बात की जाए तो ये जो आपको दिख रहा है मोनाल बोलते हैं भाई इसको, मोनाल। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है और 2300 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये घने वनों में पाया जाता है। नर मोनाल का जो रंग होता है वो नीला और भूरे रंग का होता है और जो मादा मोनाल होती है उसका रंग भूरा होता है भाई। मोनाल का वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है कई बार, तो लोफोफोरस इम्पीजेनस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या बोला मैंने? लोफोफोरस इम्पीजेनस। लोफोफोरस और इम्पीजेनस बार बार लिख के याद करोगे तो याद रहेगा, वरना भूल जाओगे बार बार। ये याद रखना है आपको। इसके अलावा बात आपको ये याद रखनी है कि स्थानीय भाषा में इसे मैनाल के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में बना हुआ है। या फिर इसे मुनाल भी कहते हैं, मुनाल। ये सारी बातें जो मैं आपको समझा रहा हूं ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है भाई। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूं राज्य पुष्प के बारे में, तो आप कहोगे उत्तराखंड राज्य का जो पुष्प है, राज्य पुष्प, उसका नाम है ब्रह्मकमल। इंपॉर्टेंट है, कुछ इस टाइप का नजर आता है, आपको याद रखना है। उत्तराखंड के राज्य पुष्प ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम कई बार पूछा गया है, तो आप कहोगे सोसुरिया अब्लेवेटा।
अब ले बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाम को लिख करके याद करें भैया, आपके जल्दी याद हो जाएगा। कितनी हाइट पर पाए जाते हैं आप कहोगे? 3600 से लेकर के 4500 मीटर की हाइट पर पाए जाते हैं। और कोल पदम ये भी कहा जाता है, महाभारत में सबसे पहले से कहा जाता था कोल पदम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। या सुगंधित पुष्पम, सुगंधित पुष्प, ये याद रखना है। कोल पदम के नाम से भी जाना जाता है और महाभारत में इसको क्या कहा गया है? सुगंधित पुष्प, ये याद रखना है भाई आपको। चलिए इसके बाद आगे चर्चा करते हैं राज्य वृक्ष बुरांश के बारे में। राज्य का जो वृक्ष है हमारा, राज्य वृक्ष, वो क्या है? बुरांश है। उत्तराखंड के राज्य बुरांश वृक्ष का वानस्पति के नेम कई बार पूछा जाता है। देखो ऐसा लगता है, इस टाइप के फूल रहते हैं इसके ऊपर, आपने देखा होगा, जूस वगैरह बनता है इसके फूलों से, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम पूछा जाता है कई बार, वैज्ञानिक नाम, तो आप कहोगे बुरांश के बारे में बात कर रहे हैं। वानस्पति के नेम कई बार पूछा जाता है तो आप कहोगे रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितनी हाइट पर मिलता है भाई? 5000 फुट की हाइट पर मिलता है। बुरांश का मुख्य आकर्षण लाल रंग के फूल हैं, लाल रंग के जो फूल इस पर लगे हुए मिलते हैं वही इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र है, ध्यान रखना। जबकि 11000 फुट की हाइट पर आपको बुरांश के सफेद फूल भी नजर आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सफेद रंग के बुरांश के फूल कहां मिलते हैं, कितनी हाइट पर मिलते हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए 11000। लगभग में इधर उधर चला जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन याद रखना है 5000 की हाइट तक आप कहोगे लाल रंग के फूल मिलते हैं और 11000 की हाइट तक मिलते हैं भैया आपके व्हाइट कलर के फूल। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपके समझ में आई होंगी। और अगर आइए दोस्तों, आपका लाइक बनना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करते रहे, कमेंट करें भैया। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए कैसे पूछा जा सकता है, तो उसी बारे में चर्चा करते हैं। उत्तराखंड की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता, उत्तराखंड की पहली महिला एवरेस्ट विजेता कौन हुआ करती? तो आप कहोगे बिछेंद्री पाल, बिछेंद्री पाल थी। कौन थी? महिला एवरेस्ट विजेता, पहली महिला एवरेस्ट विजेता बिछेंद्री पाल। प्रथम राज्यपाल का नाम, अभी जो परीक्षा हुई थी पटवारी वाली जो कि लीक हो गई थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम राज्यपाल कौन था उत्तराखंड का, तो आपका जवाब आना चाहिए सुरजीत सिंह बरनाला। प्रथम मुख्यमंत्री की बात की जा सकती है, प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? नित्यानंद स्वामी। आजकल पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? पुष्कर सिंह धामी भाई। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहोगे प्रकाश पंत। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, निर्वाचित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे, जबकि अगर पूछा जाए निर्वाचित कौन थे तो आप कहोगे नारायण दत्त तिवारी। इसके बाद प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य। प्रथम गणपति के बारे में पूछ लिया जाए तो आप कहोगे नरसिंह देव। उत्तराखंड में भारत की पहली एवरेस्ट विजेता कौन थी? बिछेंद्री पाल। ये आपको दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसके बाद आंसू लिपि में देश के पहले पीएचडी कौन थे? पीएचडी किसने की थी सबसे पहले आंसू लिपि में? तो आप कहोगे गोपाल दत्त बिष्ट। हिंदी में प्रथम डिलीट कौन थे? तो आप कहोगे पीताम्बर दत्त बड़थवाल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम महिला मेजर जनरल, प्रथम महिला मेजर जनरल कौन रही है उत्तराखंड की तरफ से? तो आप कहोगे माया टमटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम महिला कुलपति के बारे में पूछ लिया जाए तो आप कहोगे प्रोफेसर सुशीला डोभाल, प्रोफेसर सुशीला डोभाल भाई। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कहोगे एनपी नवानी, इंपॉर्टेंट है भाई। थल सेना अध्यक्ष विपिन चंद्र जोशी। गांधी कम्युनिटी अवार्ड विजेता स्वामी राम के बारे में आप नाम याद रखोगे। प्रथम जो थे आपके रेमन मैक्से से प्राप्त करता आप याद रखोगे चंडी प्रसाद, इंपॉर्टेंट है, पहले की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद पहले मुख्य न्यायाधीश ए देसाई, इंपॉर्टेंट है, अशोक देसाई के नाम से जाना जाता है इनको। प्रथम लोकायुक्त आप कहोगे न्यायमूर्ति सैयद हैदर अब्बास रजा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम लोकायुक्त कौन थे भाई? मुख्य न्यायमूर्ति आप कहोगे यानी कि सैयद हैदर अब्बास रजा। प्रथम मुख्य सचिव आप कहोगे अजय विक्रम सिंह। प्रथम पुलिस महानिदेशक के बारे में पूछ लिया जाए तो अशोक कांत शरण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे एक से बढ़ के एक। आपको सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से दिमाग के अंदर बिठाना है और उम्मीद करता हूं आपने याद तो करे होंगे, सिर्फ आपका रिवीजन चल रहा है अभी। चलिए प्रथम मुख्य सचिव के बारे में बात कर ले, मैंने बताया अजय विक्रम सिंह। प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोक कांत शरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अशोक कांत शरण। महिला आयोग अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो आप कहोगे सतीश चौहान। प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता पंडित गोविंद वल्लभ पंत, इंपॉर्टेंट है भाई, भारत की उत्तराखंड की तरफ से जिनको सबसे पहले क्या मिला था? भारत रत्न मिला था, तो आप कहोगे गोविंद वल्लभ पंत। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात की जाए तो आप कहोगे कालू मेहरा। इसके अलावा प्रथम बार स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है इसको, जेल जाने वाले पहले सेनानी कौन थे? तो आप कहोगे बिस्नी देवी शाह, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा चिपको आंदोलन की सूत्रधार महिला किसे कहा जाता है? आप कहोगे गोरा देवी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे एक से बढ़ के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगर पूछा जाए कि कालू मेहरा कब प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के लिए या क्रांति दल जो है उसकी स्थापना कब करी थी उन्होंने? तो आप कहोगे 1857 में लोहाघाट में। उत्तराखंड की मुख्य जो सबसे ऊंची चोटियां वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहला नंबर आता है आपका नंदा देवी का। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर। ये पेपर में कई बार 7816 भी आया है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 7817 आए या 16 आए, आपको सीधा जो है टिक लगाना है किसके ऊपर? नंदा देवी के ऊपर। जिला पूछ ले कौन से जिले में है? तो आप कहोगे चमोली में है भाई। कामेट के बारे में, दूसरा पर्वत आपका कामेट है जिसकी हाइट कितनी है? आप कहोगे 7756 मीटर है। जिले की बात की जाए तो ये भी कहां पर है? आपका चमोली में है। बद्रीनाथ तीसरे नंबर पर आता है, इसकी हाइट कितनी है? 7138 यानी कि 7138 मीटर, ये भी आपका चमोली में पड़ता है। केदारनाथ की बात करें 6945 मीटर, ये आपका रुद्रप्रयाग में है। उसके बाद आता है पंचाचूली,
इसकी हाइट पूछी जाती है कई बार। तो पंचाचूली कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है पंचाचूली कौन से नंबर का? उत्तराखंड का ऊंचा, सबसे ऊंची चोटी है, तो आप कहोगे 5वें नंबर की। कितनी हाइट है? 6904 मीटर। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है भाई। इसके बाद आपका आता है बंदरपूंछ, याद रखना है 6315 मीटर। जिला कहाँ पर है? उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में है भाई। ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद रहने चाहिए और याद करने पड़ेंगे भाई अगर सिलेक्शन चाहिए तो। इसके बाद देखिए गंगोत्री, ये जो गंगोत्री है, गंगोत्री की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 6672 मीटर। इंपॉर्टेंट है, जिला कौन सा? उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में है भाई। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपके समझ में आई होंगी। उत्तराखंड के कुछ ग्लेशियरों के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। आप कहोगे मिलम ग्लेशियर, तो मिलम ग्लेशियर आपका कहाँ पड़ता है भाई? पिथौरागढ़ में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको याद रखना है नामिक ग्लेशियर, ये नामिक ग्लेशियर कहाँ पर है? ये भी पिथौरागढ़ में पड़ता है भाई। फिर उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ से आपका जो रालम ग्लेशियर है, ये कहाँ पर है? ये भी पिथौरागढ़ में है। हीरामणि ग्लेशियर के नाम से ये भी आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है। इसके बाद आपको याद रखना है पोंटिंग ग्लेशियर, ये कहाँ पर पड़ता है भाई? पिथौरागढ़ में। कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में। पिनोरा ग्लेशियर ये पिथौरागढ़ में। मैकातोली ग्लेशियर ये भी आपका बागेश्वर में है। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में है भाई। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में पड़ता है। पिंडारी ग्लेशियर ये बागेश्वर में है। बंदरपूंछ ग्लेशियर ये आपका उत्तरकाशी में है। खतलिंग ग्लेशियर ये आपका टिहरी और रुद्रप्रयाग में है। सुंदरढूंगा ग्लेशियर आप कहोगे बागेश्वर में है। सतोपंथ ग्लेशियर ये आपका चमोली में है। काली ग्लेशियर ये आपका पिथौरागढ़ में है भाई। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं, आगे की तरफ को बढ़ते हैं। सतोपंथ के बारे में हमने बात करी, तो सतोपंथ ग्लेशियर आपका पड़ता है चमोली में। उसके बाद काली ग्लेशियर बताया, ये आपका पिथौरागढ़ में है। दूनागिरी ग्लेशियर ये आपका चमोली में पड़ता है। इसके अलावा चोराबाड़ी ग्लेशियर ये आपका रुद्रप्रयाग में है। ढोरियानी ग्लेशियर ये आपका काशीपुर में है, सॉरी उत्तरकाशी में है। केदारनाथ ग्लेशियर आप बताओगे रुद्रप्रयाग में। बद्रीनाथ ग्लेशियर ये आपका चमोली में पड़ता है भाई। इसके बाद और इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में? आप कहोगे पिंडारी हिमनद के बारे में। पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी हिमनद ग्लेशियर यानी पिंडारी हिमनद कह लीजिए चाहे ग्लेशियर कह लीजिए, एक ही बात होती है। बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली जिले में स्थित है। 3 जगह पर आपको मिलेगा। 3 जिलों की बात करी, कौन कौन से? बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली जिला। पिंडारी ग्लेशियर की लंबाई पूछी जा सकती है, तो आप कहोगे 30 किलोमीटर और चौड़ाई इसकी 400 मीटर है। गंगोत्री हिमनद के बारे में बात करते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में, तो आप कहोगे गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो उत्तरकाशी में है और इसकी लंबाई पूछी जाए तो इसकी लंबाई भी 30 किलोमीटर है, लेकिन इसकी चौड़ाई कितनी है भाई? 2 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा है 2 किलोमीटर। उसके बाद बात करते हैं खतलिंग ग्लेशियर की। खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग हिमनद यानी खतलिंग ग्लेशियर केदारनाथ से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर कस्तूरी मृग भी पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कस्तूरी मृग पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते, तो आप बताओगे यस पाए जाते हैं। खतलिंग ग्लेशियर पर आपके क्या पाए जाते हैं? कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं भाई चोराबाड़ी ग्लेशियर के बारे में। चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर है? ये आप याद रखोगे केदारनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। केदारनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चोराबाड़ी ग्लेशियर की लंबाई पूछी जाती है, तो आप कहोगे 14 किलोमीटर। इसके अलावा आपको याद रखना है सतोपंथ और भागीरथी हिमनद, सतोपंथ और भागीरथी ग्लेशियर, ये याद रखना है। सतोपंथ व भागीरथी ग्लेशियर जो है वो बद्रीनाथ से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसकी लंबाई 13 किसकी है? सतोपंथ की, और 18 किसकी है? आप कहोगे बद्रीनाथ की, सॉरी भागीरथी हिमनद की। इतनी बातें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है भाई। बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन चल रहे हैं। आपका लाइक और सब्सक्राइब जो है वो रुकना नहीं चाहिए, कमेंट करते रहिए। कमेंट करके जरूर बताना है कैसी लगी आपको वीडियो। चलिए भाई आगे बात करते हैं बंदरपूंछ हिमनद के बारे में। बंदरपूंछ हिमनद उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जिसकी लंबाई कितनी है? 12 किलोमीटर। मिलम हिमनद के बारे में बात करें, मिलम हिमनद जो है वो पिथौरागढ़ के मुनस्यारी, इंपॉर्टेंट है, मुनस्यारी कहा जाता है इसको। मिलम ग्लेशियर की लंबाई पूछ ली जाए तो आप कहोगे 16 किलोमीटर। ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जहां से पिंडर की सहायक नदी मिलम और काली की सहायक नदी गौरी गंगा निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भाई सारे के सारे। दोस्तों पढ़ते हैं उत्तराखंड के बुग्यालों के बारे में। हरे भरे घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। ये बात अब तक तो आपको पता चल गई होगी, क्योंकि अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग काफी दिनों से रिवीजन कर रहे हैं, काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं। अब सिर्फ आपका ये एक रिवीजन मात्र है, तो अगर नहीं पता है तो याद रखना। हरे भरे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। ऊंचाई पर स्थित होते हैं, ध्यान रखना। और कितनी हाइट पर है ये ध्यान रखना है आपको। 10,800 से लेकर के 13,000 फीट की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। 10,800 से लेकर के 13,000 तक की फीट की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख बुग्यालों के बारे में बात करें तो आपको याद रखना है सबसे पहले तो एक दायरा बुग्याल, इंपॉर्टेंट है। दायरा बुग्याल कहां पर है? उत्तरकाशी में है दायरा बुग्याल। उत्तरकाशी से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दायरा बुग्याल की लंबाई पूछ ली जाए तो आप कहोगे 10 किलोमीटर और चौड़ाई पूछ ली जाए तो 5 किलोमीटर है भाई। इसके बाद आता है आपका बेदनी बुग्याल, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेदनी बुग्याल। बेदनी बुग्याल रूपकुंड मार्ग में स्थित है। बेदनी बुग्याल जो आपका कहां पर है? रूपकुंड मार्ग में स्थित है और यह वाण गांव से, कौन से गांव से? वाण गांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भाई। इसके बाद आता है आपका पंवाली कांठा बुग्याल, इंपॉर्टेंट पंवाली कांठा बुग्याल, कई बार पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। पंवाली कांठा बुग्याल आपका टिहरी में पड़ता है भाई, टिहरी जिले में। यहाँ पर अनेक प्रजाति की जड़ी बूटियां भी मिलती है। कौन से पर? आप कहोगे कांठा बुग्याल में, पंवाली कांठा बुग्याल में। इसके अलावा भाई और कुछ बुग्यालों के बारे में बात करते हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए। देखिए केदार कांठा बुग्याल, सबसे पहले केदार कांठा बुग्याल। केदार कांठा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में है। यहाँ पर अनेक प्रकार के वन्य पुष्प पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, तथा 3-4 महीने तक यहाँ बर्फ भी पाई जाती है। 3-4 महीने तक यहाँ क्या गिरती है भाई? बर्फ गिरती है, ध्यान रखना है।
ओली बुग्याल के बारे में बात करें, ओली बुग्याल जो है वो जोशीमठ से लगभग, जोशीमठ यानी कि चमोली, चमोली से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब जोशीमठ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर अनेक साहसिक गतिविधियां की जाती हैं। बहुत सारे यहाँ पर क्रीड़ाएं वगैरह जो है वो होती हैं भाई, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बात करते हैं, कुछ और बुग्यालों के बारे में पढ़ते हैं। तो कौन कौन से बुग्यालों के बारे में पढ़ते हैं? सबसे पहले आपको याद रखना है फूलों की घाटी, कहां पर है भाई? आपकी चमोली में। गोरसो बुग्याल ये कहां पर है? चमोली में ही है। चोपता बुग्याल ये आपका रुद्रप्रयाग में। तीन का नाम बताता हूं दोबारा से, फूलों की घाटी, गोरसो बुग्याल, चोपता बुग्याल। ये तीनों देखो, दो तो इनमें से हो गए आपके चमोली में, फूलों की घाटी भी और गोरसो बुग्याल भी। चोपता जो बुग्याल है ये आपका रुद्रप्रयाग में पड़ता है। तपोवन बुग्याल आपका पड़ता है उत्तरकाशी में भाई। हर की दून बुग्याल इंपॉर्टेंट है, हर की दून बुग्याल कहां पर पड़ता है? उत्तरकाशी में ये भी। कुश कल्याण बुग्याल आप कहोगे उत्तरकाशी में। बर्मा बुग्याल ये आपका रुद्रप्रयाग में। कसनी खके बुग्याल इंपॉर्टेंट है, आप कहोगे रुद्रप्रयाग में है। खतलिंग बुग्याल तो ये आपका पड़ता है टिहरी में। मास रताल बुग्याल ये आपका टिहरी में है। कल्पनाथ बुग्याल ये आपका चमोली में है। रूपकुंड बुग्याल ये आपका चमोली में है भाई। चौमासी बुग्याल ये भी आपका चमोली में है। पांडुसेरा बुग्याल के बारे में बात करें तो ये भी आपका चमोली में है। देव दामिनी बुग्याल की बात की जाए तो आप कहोगे उत्तरकाशी में है। मनपे बुग्याल ये भी भैया आपका चमोली में पड़ता है। मोनेग ये मानेग बुग्याल के नाम से जाना जाता है, आप कहोगे उत्तरकाशी में। कफनी बुग्याल बागेश्वर। लाता खर्क बुग्याल कहां पर है भाई? चमोली में है। ये सारी की सारी बातें आपको अच्छी तरह से दिमाग में बिठा के रखनी है भाई, भूलने का समय नहीं है बिल्कुल भी। इसके अलावा नंद कानन बुग्याल, नंद कानन बुग्याल कहां पर है? चमोली में है। और आप याद रखोगे जोराई बुग्याल ये भी आपका टिहरी में पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। चलिए उत्तराखंड की भाई नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? आप कहोगे अलकनंदा। अलकनंदा नदी जो है वो अलकापुरी स्थित सतोपंथ शिखर से शिखर के हिमनद और सतोपंथ ताल से निकलती है, ये बात आपको याद रखनी है। शुरुआत में इसको विष्णुगंगा का नाम से, विष्णुगंगा के नाम से भी जाना जाता था या फिर विष्णुगंगा भी कहा जाता था। इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? लक्ष्मण गंगा हो गई आपकी, नंदाकिनी हो गई, मंदाकिनी हो गई, भागीरथी हो गई, धौलीगंगा हो गई, पिंडर और नबालिका। इंपॉर्टेंट है सारी के सारी, दोबारा से रिपीट करता हूं, ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है कि अलकनंदा की लंबाई कितनी है उत्तराखंड के अंदर, तो आप कहोगे 195 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी नदी भी पूछी गई है पेपर में, कहा कि उत्तराखंड की, तो आप कहोगे काली नदी। कौन सी नदी है? काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, आपको ये बात भी याद रखनी है। मंदाकिनी के बारे में बात करते हैं भाई। मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल से निकलती है। कौन से ताल से निकलती है? चोराबाड़ी ताल से। यह सोनप्रयाग में कालीगंगा और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। तो क्या कहोगे? चोराबाड़ी ताल से निकलती है, सोनप्रयाग में जाकर के तो मिलती है कालीगंगा से, और रुद्रप्रयाग में मिलती है जाकर के अलकनंदा से। भागीरथी की बात कर लें। भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग ग्लेशियर के नीचे गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई याद रखना 205 किलोमीटर है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां पर होता है भाई? देवप्रयाग में, जिसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। मंदाकिनी की बात कर लें। नंदाकिनी की बात करें तो नंदाकिनी नदी के बारे में आप ये कहोगे कि जो नंदाकिनी नदी है ये नंदा घुंगटी से निकलती है, पर्वत का नाम है, नंदा घुंगटी से निकलती है और नंदप्रयाग में जाकर के अलकनंदा से मिल जाती है। तो अलकनंदा से नंदप्रयाग में नंदाकिनी का संबंध होता है, ध्यान रखना है भाई। काली नदी के बारे में बात करते हैं या फिर इसे शारदा के नाम से भी जाना जाता है। काली नदी पिथौरागढ़ जिले में स्थित काला पानी से निकलती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? आप कहोगे गौरीगंगा, पूर्वी धौलीगंगा, लोहावती, सरयू नदी। इंपॉर्टेंट है, काली नदी मिलम ग्लेशियर से निकलने वाली गौरीगंगा से जोल जीबी में जाकर के मिलती है, तथा बरमदेव नामक जगह से ये शारदा नदी कहलाती है। तो ये पूछा जाता है कि काली नदी को शारदा नदी कब जाना जाता है, तो आप कहोगे बरमदेव नामक जगह से। उसके बाद बात करते हैं कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी का उद्गम स्थान कोसानी है और बिनसर की पहाड़ियां हैं। कोसानी और बिनसर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम पूछा जाए तो आप कहोगे कोसानी नदी। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं भाई? इसकी सहायक नदी का नाम याद रखना है, एक तो है आपकी मिनोलगाड़, एक है आपकी सुमालीगाड़ और देवगाड़। ये तीनों की तीनों आपको याद रखनी है। किसकी सहायक नदियां हैं? कोसी नदी की। कोसी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? एक तो मिलोनगाड़ हो गया, सुमालीगाड़ हो गया, देवगाड़ हो गया। कोसी नदी की लंबाई पूछ ली जाए तो आप कहोगे 168 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए भैया यहाँ तक की बातें समझ में आपकी आ जानी चाहिए। आगे बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो चल रही है, आप लोगों के लाइक, सब्सक्राइब और बिल्कुल भी कमेंट रुकने नहीं चाहिए भैया। बहुत मेहनत करी है, मेहनत के साथ प्रयास करा है, तो आप लोग भी प्रयास को सफल कराएं, विफल ना होने दें बिल्कुल भी। इसके बाद बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी उत्तरकाशी में बंदरपूछ पर्वत पर स्थित यमुनोत्री कांठा से निकलती है। इसकी सहायक नदियां टोस, आसन, गिरी, कृष्णगाड़, कमलगाड़, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा आदि हैं। ये सारी की सारी किसकी सहायक है भाई? यमुना नदी की सहायक है। कौन कौन सी? दोबारा से नाम लूंगा, पहले तो याद रखना है कहां से निकलती है? उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी में कहां से? बंदरपूछ नामक पर्वत से। बंदरपूछ में यमुनोत्री कांठा से निकलती है भाई। इसके बाद इसकी सहायक नदी आपको याद रखनी है टोस, इंपॉर्टेंट है, आसन, गिरी, कृष्णगाड़, कमलगाड़, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा, ये सभी नदियां। गंगा के बारे में बात कर लेते हैं।
देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। जब देवप्रयाग में अलकनंदा का और भागीरथी का क्या हो जाता है, संगम हो जाता है, उसके पश्चात ये जो नदियां हैं दोनों की दोनों मिलकर के गंगा नदी को बनाती हैं। गंगा नदी की लंबाई 90 किलोमीटर है राज्य के अंदर। पूरे भारत में इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर, ये बात आपको याद रखनी है। बट अगर पूछी जाए भारत के अंदर इसकी, उत्तराखंड के अंदर इसकी कितनी लंबाई है, तो आपका जवाब आना चाहिए कितनी है, 90 किलोमीटर। धौली गंगा के बारे में बात करते हैं भाई। धौली गंगा नंदा त्रिशूली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। यह विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। तो धौली गंगा जो है वो त्रिशूली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। यह विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। धौली गंगा की बात की है। इसके अलावा बात करें पिंडर की, अगर ये पिंडर नदी या फिर पिंडार नदी के नाम से भी जाना जाता है इसको, पिंडर नदी या पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। किससे निकलती है भाई, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, इंपॉर्टेंट है। और कर्णप्रयाग में जाकर के अलकनंदा से मिलती है। आप कहोगे अलकनंदा से पिंडर का संगम कब होता है, तो आप कहोगे कर्णप्रयाग में। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी की सारी आपको अच्छी तरह से दिमाग के अंदर बिठा लेनी है। अब बात करते हैं उत्तराखंड में नदियों के किनारे पर बसे हुए नगरों के बारे में। उत्तराखंड में नदियों के किनारे पर कौन से नगर बसे हुए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ध्यान रखोगे आप, गंगोत्री ये नगर कस्बे हैं भाई। गंगोत्री जिला कहाँ है, उत्तरकाशी। ये आपका नदी हो जाएगी भगीरथी और केदार गंगा के निकट। गणेश प्रयाग आप कहोगे भगीरथी और भिलंगना, या फिर पुरानी टिहरी, जिला कौन सा है, पुरानी टिहरी, और नदी कौन सी है, भगीरथी और भिलंगना। इन दोनों का संगम होता है कहाँ पर जाकर के, गणेश प्रयाग में। केशव प्रयाग में आप कहोगे अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है चमोली में। विष्णु प्रयाग में विष्णु प्रयाग जो है वो चमोली में है, और अलकनंदा या विष्णु गंगा और धौली गंगा का यहाँ पर संगम होता है। नंद प्रयाग की बात करें जो कि चमोली में पड़ता है, अलकनंदा और रंदाकिनी यहाँ पर मिलती हैं। कर्ण प्रयाग की बात करें तो चमोली में है ये भी। अलकनंदा और पिंडार जो है, पिंडार नदी, दोनों का संगम इसी स्थान पर होता है भाई। इसके बाद रुद्रप्रयाग की बात करें, रुद्रप्रयाग में आपकी अलकनंदा और मंदाकिनी है, इन दोनों का संगम होता है। ये बातें आपको अच्छी तरह से दिमाग के अंदर बिठानी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बात करते हैं देवप्रयाग की। तो देवप्रयाग में जो है आपका अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। इसके बाद ये गंगा बन जाती है। फिर बात करते हैं हरिद्वार की। हरिद्वार जो है वो गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। आगे चर्चा करते हैं। श्रीनगर पौड़ी में पड़ता है, ध्यान रखना, ये आपका अलकनंदा। इसके बाद केदारनाथ जो है वो रुद्रप्रयाग, ये आपका मंदाकिनी नदी के किनारे पड़ते हैं। कोसानी बागेश्वर, कोसानी जो है वो कहाँ पर है, बागेश्वर में है, तो आप कहोगे ये भी आपका कोसी नदी के किनारे पर पड़ता है। टनकपुर काली नदी के किनारे, बागेश्वर सरयू और गोमती नदी के किनारे, गोपेश्वर अलकनंदा नदी के किनारे, जोशीमठ आपका अलकनंदा की नदी के किनारे, कालसी आपका यमुना और टोंस नदी के किनारे, उत्तरकाशी आपका भागीरथी नदी के किनारे, जोलजीबी आपका गौरी और काली नदी के किनारे, रामेश्वर आपका सरयू और पूर्वी रामगंगा के किनारे पड़ता है भाई। इतने उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों के बारे में। उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, तो आप सबसे पहले याद रखोगे चार धाम। चार धाम में आपका आ जाएगा केदारनाथ धाम जो है वो रुद्रप्रयाग जिले में है। ये देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ धाम जो है वो लगभग 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि 3581 मीटर की हाइट पर ये स्थित है। कौन सा, केदारनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरा बद्रीनाथ का नाम आप याद रखोगे। बद्रीनाथ जो है वो धाम जो है वो चमोली जिले में स्थित है। ये पंच बद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण है। बद्रीनाथ धाम के कपाट मई के महीने में खुलते हैं और नवंबर के अंत तक बंद हो जाते हैं। यहाँ पर गर्म पानी का स्रोत है जिसे तप्त कुंड के नाम से जाना जाता है। इसकी समुद्री तल से जो ऊंचाई है वो 3133 मीटर तक है भाई। इतनी बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। चलिए भाई, इसके बाद चर्चा करते हैं गंगोत्री धाम। गंगोत्री आप याद रखेंगे, गंगोत्री धाम जो है वो आपका उत्तरकाशी जिले में स्थित है और ये लगभग 3048 मीटर की ऊंचाई पर है। यमुनोत्री धाम के बारे में बात कर ले। यमुनोत्री धाम जो है वो आपका उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 3293 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। कटारमल का सूर्य मंदिर, इंपॉर्टेंट है, कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसका निर्माण किसने कराया था, राजा कटारमल के द्वारा कराया गया था। यहाँ की मुख्य प्रतिमा सूर्य की है और यहाँ पर कुबेर, महिषासुरमर्दिनी, शिव पार्वती, नरसिंह, लक्ष्मी नारायण आदि की मूर्तियां भी स्थापित है भाई। इतनी बात आपके दिमाग में याद रहनी चाहिए अच्छी तरह से। चर्चा करते हैं इसके बाद चितई गोलू देवता मंदिर की। चितई गोलू देवता मंदिर अल्मोड़ा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मनोकामना पूर्ण करने वाला यह मंदिर अत्यंत मान्यता प्राप्त है। और इसके बाद बात करते हैं जागेश्वर धाम की। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जटागंगा के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर, जटागंगा के किनारे पर स्थित है। यहाँ 124 मंदिरों का समूह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई ये वाला, दिमाग के अंदर बिठा लिया जाए और बैठ जाना चाहिए अभी तक। क्या जागेश्वर धाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने मंदिरों का संग्रह है, तो आपका जवाब आना चाहिए 124। इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, कत्यूरी राजा सालीवाहन देव के द्वारा।
कत्यूरी राजा सालिवाहन देव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूनागिरी के बारे में बात करते हैं। दूनागिरी मंदिर द्वारा घाट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसे मां शक्ति के 51 उग्र पीठों में से एक माना जाता है दूनागिरी को, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद याद रखना है बागनाथ का मंदिर। बागनाथ मंदिर जो है वो बागेश्वर जिले में गोमती सरयू नदी के संगम पर है। बागनाथ मंदिर का निर्माण 1602 ईस्वी में हुआ था। ये बात भी आपको नोट करनी है अच्छी तरह से, बढ़िया तरीके से समझते चले जाइए भाई। इसके बाद बात करते हैं भाई पाताल भुवनेश्वर की। पाताल भुवनेश्वर कहां पर है ये स्थान? आप याद रखोगे गंगोली हाट, गंगोली हाट के पास है। ये मंदिर बहुत ही मान्यता प्राप्त है। नंदा देवी मंदिर के बारे में बात करें, नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा शहर में स्थित है। नैना देवी मंदिर नैनीताल में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1882 में हुआ था। कब हुआ था नैना देवी मंदिर का निर्माण? तो आप कहोगे 1882 में। तुंगनाथ मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं। तुंगनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में है और यह 3750 मीटर की ऊंचाई तक स्थित है। 3750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है भाई। इसके बाद हाट कालिका मंदिर, हाट कालिका मंदिर इंपॉर्टेंट। हाट कालिका मंदिर कहां पर है? हाट कालिका मंदिर तो आप कहोगे गंगोली हाट में है। ये भी, यह महिषासुर मर्दिनी का सिद्ध पीठ है, इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब बात करते हैं उत्तराखंड की संगीत कला और लोकगीत के बारे में। संगीत कला यहाँ की और लोकगीत कौन कौन से हैं तो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो एक याद रखना है आपको, खुदेड़ गीत। खुदेड़ गीत ये विवाहित महिलाओं के द्वारा मायके की याद में गाया जाता है। कौन सा गीत? खुदेड़ गीत, इंपॉर्टेंट है। दूसरा याद रखना है होली गीत। यह गीत होली के दिन बसंत के मौसम में गाया जाता है भाई। कब गाया जाता है? बसंत के दिन, बसंत के मौसम में गाया जाता है, होली के दिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बारह मासा इंपॉर्टेंट है, 12 मासा, इसमें 12 महीनों के लक्षणों का वर्णन होता है भाई। इसके बाद याद रखोगे पटगीत। पटगीत इसमें ये पटगीत जो है वो उपदेशात्मक गीता होती है इसमें। चलिए पहले इनके नाम दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार। खुदेड़ गीत ये याद रखोगे, होली गीत, बारहमासा गीत और पटगीत। इतनी बातें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। आगे चर्चा करते हैं भाई। पटगीत जो है, पटगीत के बाद पटगीत जो है वो क्या बताया मैंने आपको? मैंने बोला है पटगीत उपदेशात्मक गीता होती है, इसे छुड़ा गीत भी कहते हैं। पटगीत को दूसरा नाम क्या है? छुड़ा गीत, इंपॉर्टेंट है छुड़ा गीत। इसके बाद आप याद रखोगे बसंती गीत। गढ़वाल क्षेत्र में बसंत के आगमन पर, जब बसंत आती है तो उस टाइम पर बसंती गीत गाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद याद रखना है आपको बाजूबंद नृत्य गीत। बाजूबंद नृत्य गीत खाई जौनपुर क्षेत्र में गाए जाने वाला यह एक प्रेम नृत्य गीत है। इसे जंगल में बाज, बुरांस, काफल, चीड़ और देवदार के पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाता है, ध्यान रखना आपको। झुमेलो गीत इंपॉर्टेंट बनता है। किसलिए बनता है? क्वेश्चन पूछा जाता है गढ़वाल क्षेत्र में गाए जाने वाले झुमेलो गीत वेदना और प्रेम के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक है? प्रेम के। तो ऐसे पूछा था किसके प्रतीक है, ये पूछा जा सकता है, या फिर क्वेश्चन को किसी प्रकार से बना के दे सकता है। आपको याद रखना है झुमेलो गीत। इन गीतों में नारी हृदय की वेदना के साथ साथ उसके सौंदर्य रूप का भी वर्णन मिलता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप याद रखोगे चौफला गीत। चौफला गीत ये एक प्रकार का प्रेम गीत है जिसमें स्त्री सौंदर्य के वर्णन के साथ साथ चारों प्रकार के कामनाएं अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष समाहित होते हैं। कौन से गीत में? पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आप ये पूछा जाएगा कि भाई स्त्री सौंदर्य के वर्णन के साथ साथ चारों प्रकार की कामनाएं अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किस गीत में समाहित होते हैं? तो आप कहोगे चौफला गीत में। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? आप खुद देख लीजिए। चलिए भाई आगे चर्चा करते हैं। इसके बाद कुलाचार या विरुदावली गीत। कुलाचार या विरुदावली गीत ये राज्य में आती ओजी जाति के लोगों द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय यजमान के ब्याही हुई कन्याओं के घर जाकर गाते हैं। इन गीतों में ओजी लोग अपने यजमान और उनकी जाति वंश का गुणगान करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौमासा गीत आप याद रखोगे। कुलाचार हो गया आपका, उसके बाद आपको याद रखना है चौमासा गीत। ये गीत आपका वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं? वर्षा ऋतु में। इसके बाद आपको याद रखना है जागर गीत। इसके बाद आप कहोगे जागर गीत वह लोक गाथाएं जिनका संबंध पौराणिक व्यक्तियों या फिर देवताओं से होता है, उन्हें जागर कहते हैं। ध्यान रखना है यह किसी धार्मिक अनुष्ठान, तंत्र मंत्र, पूजा आदि के समय देवताओं या पौराणिक व्यक्तियों के आह्वान पर या सम्मान में गाए जाते हैं। इसके बाद याद रखना है जोड़ा गीत भाई। कुमाऊं क्षेत्र में माघ महीने में गाया जाने वाला गीत है। यह एक प्रमुख समूह नृत्य गीत है। उसके बाद आता है आपका हुड़की बोली गीत। हुड़की बोली कुमाऊं क्षेत्र में यह कृषि संबंधी गीत है, कृषि संबंधी, इंपॉर्टेंट है भाई। इसके अलावा आप याद रखेंगे कुमाऊं क्षेत्र के एक कृषि संबंधी गीत है। हुड़की बोल का अर्थ होता है हुड़के के साथ किए जाने वाला श्रम। श्रम मतलब मेहनत। प्रमुख गायक विशेष वेशभूषा के साथ इस वाद पर थाप देते हुए गीत की एक पंक्ति गाता है जिसे खेत में काम करने वाले लोगों द्वारा दोहराया जाता है, इंपॉर्टेंट बनता है। कौन सा? हुड़का बोल गीत। उसके बाद आपको याद रखना है ऋतु गीत। होली, बासंती, चेती, चौमास, बारह मास, खुदेड़, फुलदेई, झुमेलो, माघ गीत, श्रावण गीत, लाली गीत आदि सभी ऋतु गीत होते हैं, सारे के सारे जितने मैंने आपको बताए। उसके बाद आप याद रखोगे नृत्य गीत। माघ, तांदी, चाचर, चौफला, छोपता, छोपती, छड़िया, झोड़ा, बैर गीत, ये सारे के सारे जो है वो आपके नृत्य गीत आते हैं। उसके बाद पूछा जाता है मांगल या संस्कार गीत। तो मांगल में कौन से आते हैं? ध्यान रखेंगे जन्म, छठी, नामकरण, चूड़ाकर्म, जनेऊ, विवाह आदि के संस्कारों में जो गीत किए जाते हैं, आदि संस्कारों में, वो सारे के सारे भाई हमारे मांगल या फिर संस्कार गीत कहे जाते हैं। इसके अलावा बात करें धार्मिक गीतों के बारे में, तो धार्मिक गीतों के बारे में आप क्या कह सकते हो?
ये बात आपको याद रखनी है। धार्मिक गीत, धार्मिक गीत, कृष्ण पांडव संबंधी, कृष्ण और पांडव संबंधी पौराणिक कथाएं, स्थानीय देवताओं संबंधी जागर, संध्या गीत, प्रभात गीत, तंत्र मंत्र गीत, जादू टोना, यक्षगान, भूत भैरव गीत, रखवाली आदि, ये सारे के सारे आपके धार्मिक गीत होते हैं। चांचरी गीत, चांचरी गीत के बारे में चर्चा करते हैं। यह कुमाऊं क्षेत्र का एक नृत्य गीत है। यह कुमाऊं क्षेत्र का एक नृत्य गीत है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों नाचते हैं, ध्यान रखना है। चांचरी गीत। उसके बाद आपका गीत आता है एक, याद रखेंगे, भगनोल गीत। भगनोल गीत कुमाऊं क्षेत्र के इस गीत में प्रेम की प्रधानता रहती है। यह गीत स्त्री को अपने मन में कल्पना करते हुए उसके मधुर एहसास में प्रेम द्वारा मेलों में हुड़की और नगाड़े के धुन पर नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत हैं। कौन से गीत? भगनोल गीत, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है आपका न्योली गीत। यह भी भगनोल की तरह कुमाऊं क्षेत्र का अनुभूति प्रधान गीत है। चलिए भैया, इसके बाद बात करते हैं आपके बैर गीत के बारे में। बैर गीत, अब ये कौन सा गीत है? बैर गीत कुमाऊं क्षेत्र का एक तर्क प्रधान नृत्य गीत है। प्रतियोगिता के रूप में आयोजित किए जाने वाले इस नृत्य गीत के आयोजन में दो गायक तार्किक वाद विवाद को गीतात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं। याद रखना, बैर गीत बोलते हैं इसको। इसके अलावा चूरा गीत के बारे में बात करते हैं। ये लोकगीत वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए गाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है कि वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? आप कहोगे चूरा गीत। उसके बाद आपका गीत याद रहना चाहिए आपको छपेली गीत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या फिर इसे छोपती गीत के नाम से जाना जाता है। विवाह या किसी उत्सव में स्त्री पुरुष गोलाकार स्थिति में बैठ करके प्रश्नोत्तर के रूप में एक गीत गाते हैं या गाने गाते हैं, उन गीतों को कहा जाता है आपका छोपली गीत या फिर छोपती गीत। यहां तक की बातें आपके समझ में आ जानी चाहिए भाई। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्यों के बारे में चर्चा करते हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य इस प्रकार से हैं भाई, देखना। एक तो है झुमेलो, इंपॉर्टेंट है झुमेलो। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही क्षेत्रों में झुमेलो नृत्य बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। दूसरा आपको याद रखना है तांदी। एक का नाम बताया झुमेलो, दूसरे का नाम बताया तांदी। तांदी तांदी इसमें क्या होता है भाई? इस नृत्य में सभी जन एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक श्रृंखला में, मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और उसके बाद जो है वो नृत्य करते हैं। इस प्रकार के नृत्य को कहा जाता है तांदी। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? झुमेलो बताया आपको, झुमेलो में क्या करते हैं? गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में झुमेलो नृत्य बड़ा फेमस है। और जो तांदी वाला होता है, इसमें एक का हाथ पकड़ करके सभी जो है वो क्या करते हैं? एक श्रृंखला बना लेते हैं और फिर डांस करते हैं। एक होता है छपेली, ये गीत भी है और ये एक नृत्य भी है। इसमें दो प्रेमी युगल नृत्य करते हैं भाई। जो जोड़ा होता है वो इसमें नृत्य करता है। कभी कभी पुरुष ही स्त्री की वेशभूषा पहनकर स्त्री का अभिनय भी करता है, मतलब जोड़ा बनाते हैं, लेकिन पुरुष पुरुष भी बन जाते हैं कई बार। ऐसी सिचुएशन भी इसमें देखी गई है। तो इंपॉर्टेंट सारे के सारे गीत में, सारे के सारे नृत्य में आपके सामने पेश कर रहा हूं भाई, ध्यान रखने हैं आपको सारे के सारे। आगे बात करते हैं, ध्यान रखना है चौफुला के बारे में। चौफुला, इस नृत्य में नर और नारी वृत्ताकार में कदम रखकर, वृत्ताकार समझते हो, मतलब वृत्त बना करके कदम मिला करके एक दूसरे के विपरीत खड़े होकर के नृत्य करते हैं, ये चौफुला होता है। इसके बाद छोलिया की बात करें, छोलिया नृत्य उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सभी नृत्य कलाकार पौराणिक सैनिकों का वेश धारण करके तलवार और ढाल संग युद्ध का अभिनय दिखाते हैं, मतलब वो एक प्रकार से एक्टिंग करते हैं युद्ध की और इसमें डांस करते हैं। इस डांस को कहा जाता है छोलिया डांस। इसके बाद याद रखना है मंडान, विवाह या धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर मंडान में गांव के चौक या मैदान के बीच अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है। आग जला करके सभी पारंपरिक यंत्र जैसे कि ढोल हो गए, भंकोर, रणसिंघा, ये सब जितने भी वादक यंत्र होते हैं, गीतों के द्वारा, जितने वादक यंत्र उनके द्वारा उन्हें बजा करके गीतों के द्वारा देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, मतलब उनको बुलाते हैं। और नृत्य को पांडव नृत्य भी कहते हैं। ये नृत्य मंडान जो है वो आपका पांडव नृत्य के नाम से भी उत्तराखंड में जाना जाता है। ये बातें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है भाई। इसके अलावा बात करते हैं कौन से गीत की? झोड़ा गीत। तो झोड़ा डांस जो है वो, इसमें पुरुष और स्त्री गोल घेरा बना करके एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के आगे पीछे संचालन करते हुए डांस करते हैं और गीत गाते हैं। फिर आता है आपका भागनौली नृत्य। भागनौली नृत्य जो है वो कुमाऊं क्षेत्र का नृत्य है, जिसे मेलों में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? मेलों में। इस नृत्य में हुड़का और नागड़ा वाद्य यंत्र बहुत प्रमुख होते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है थड़िया। घर के आंगन में आयोजित होने वाला संगीत और नृत्य उत्सव को थड़िया कहते हैं। थड़िया उत्सव का आयोजन बसंत पंचमी के दौरान गाँव घरों के आंगन में किया जाता है भाई। इसके बाद आपका आता है हारुल नृत्य। ये जौनसारी जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है, जिसका विषय महाभारत के पांडव होते हैं। इस नृत्य में रामतुला यानी कि वाद्य यंत्र है एक बजाना अनिवार्य होता है, मतलब रामतुला जरूर बजाते हैं इसमें। ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसके अलावा जागर, यह नृत्य सिर्फ देवता के पेशवा द्वारा किया जाता है। देवता के पेशवा द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? आपका जवाब आना चाहिए भाई, जागर नृत्य। नाटी नृत्य के बारे में बात करते हैं। यह देहरादून क्षेत्र में, जो देहरादून क्षेत्र का जो चक्राता वाला तहसील है, वहां पर पारंपरिक नृत्य है एक, नाटी बोला जाता है इसे। सभी महिलाएं और पुरुष रंगीन कपड़े पहनकर इस नृत्य को करते हैं, मिलकर करते हैं। एक आता है आपका चांचरी। चांचरी कुमाऊं में दानपुर क्षेत्र की नृत्य शैली है। इसमें भी स्त्री व पुरुष दोनों सम्मिलित होते हैं और ये कुमाऊं का लोक नृत्य भी है, ये याद रखना है आपको। नृत्य गीत भी है। इसके बाद रणभूत नृत्य के बारे में चर्चा करते हैं भाई। रणभूत नृत्य क्या होता है?
इसमें क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप कहोगे भाई ये नृत्य उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। मुख्यतः ये नृत्य वीर गति प्राप्त होने वालों को देवताओं के समान आदर दिए जाने के लिए होता है, ताकि वीर की आत्मा को शांति मिल सके। अर्थात जो लोग वीर गति को प्राप्त हो गए हैं उनके सम्मान में, उनके आदर में ये डांस किया जाता है, जिसका नाम है रणभूत नृत्य। इंपॉर्टेंट है भाई, उत्तराखंड के अंदर किया जाने वाला नृत्य है। इसके अलावा और कौन कौन से नृत्य उत्तराखंड में किए जाते हैं, तो आप कहोगे बुढ़ियात लोक नृत्य। बुढ़ियात लोक नृत्य ये नृत्य खुशी के मौके पर किया जाता है, जैसे शादी विवाह एवं हर्षोल्लास, किसी का जन्मोत्सव हो उस टाइम पर यह महोत्सव किया जाता है। इसके अलावा लंगवीर नृत्य ये भी इंपॉर्टेंट है। ये गढ़वाल का एक उत्साहवर्धन नृत्य है, जिसमें पुरुषों को एक सीधे खंबे में चढ़ चोटी पर पहुंचकर पेट के सहारे से जाना पड़ता है और करतब दिखाने का ये, और यहाँ पर संतुलन बना करके नाचना होता है, ध्यान रखना आपको। लंगवीर नृत्य के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपको याद रखना है पंडवार्थ पांडव लीला, पंडवार्थ कह लीजिए या फिर पांडव लीला। यह नृत्य पांडवों को समर्पित होता है, जो महाभारत की घटनाओं पर आधारित है। तो पांडव लीला जो है वो महाभारत की घटनाओं पर आधारित एक प्रकार का नृत्य है भाई। इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। उत्तराखंड में प्रथम मुख्यमंत्री मैंने आपको बताया नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या पूछ ली जाए तो आप कहोगे 6। उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप कहोगे सुधांशु धुलिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहले एडवोकेट जनरल। इसके बाद उत्तराखंड की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे 358 किलोमीटर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, आप कहोगे GCS रावत। इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में वन क्षेत्र कितने, तो आप कहोगे 63%, 63%। चिपको आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली पहली भारतीय महिला, पहली कौन थी महिला, तो आप कहोगे गोरा देवी। हर्षिल परियोजना का संबंध किससे है, हर्षिल परियोजना तो आप कहोगे किस जिले से, उत्तरकाशी जिले से है। उत्तराखंड में औसतन वर्षा कितनी होती है, 185 सेंटीमीटर। इतना बात आपको याद रखनी है, 185 सेंटीमीटर। चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य पूछ लिया जाए तो आप कहोगे पेड़ों के अंधाधुंध कटान को रोकने के लिए। चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे, तो आप कहोगे सुंदरलाल बहुगुणा। इसके अलावा पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी एक कृति है, किसकी रचना है, तो आप कहोगे रस्किन बॉन्ड की है भाई। उत्तराखंड में मैती आंदोलन का उद्देश्य क्या हुआ करता था, तो आप कहोगे वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। मैती आंदोलन किससे संबंधित था, मैती आंदोलन वृक्षारोपण को बढ़ावा देने से। उत्तराखंड के गठन हेतु उत्तर प्रदेश विधानसभा में पर्चे फेंके गए थे। कब फेंके गए थे, आप कहोगे 19 अगस्त 1994 को। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद से मिलता है, आपका जवाब आना चाहिए ऋग्वेद से। छड़नदेव परियोजना कहां पर है, आपका जवाब रहना चाहिए भाई पिथौरागढ़। उत्तराखंड में वन्य जीव विहारों की संख्या कितनी है, वन्य जीव कितने हैं, 7 है भैया। स्कंद पुराण के अनुसार गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था, तो केदारखंड के नाम से। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज ने दर्जा प्राप्त किया है देश के 6ठे IIT का। इंपॉर्टेंट है। बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है, आप कहोगे हिमवंत के नाम से। उत्तराखंड के गठन हेतु मुलायम सिंह यादव ने किस वर्ष समिति का गठन किया था, तो आप कहोगे कौशिक समिति। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहां पर है, लाल कुआं नैनीताल में। उत्तराखंड में हुक्का क्लब कहां पर है भाई, अल्मोड़ा में है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछ लिया जाए तो 1930 का नेतृत्व किसने किया था, आप कहोगे गोविंद वल्लभ पंत ने भाई। तो यहां तक की बातें उम्मीद करता हूं आपके समझ में आई होंगी। आगे चर्चा करते हैं। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के रचयिता कौन है, आप कहोगे मुकुंदीलाल। उत्तराखंड में वन आंदोलन कब हुआ था, सन 1977 में। उत्तराखंड में कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, बद्रीनाथ पांडे को। मोनेग बुग्याल कहां पर है, आपका जवाब रहना चाहिए उत्तरकाशी। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में किसे जाना जाता है, कालू सिंह मेहरा को। कुमाऊं साहित्य के पहले कवि कौन है, पंडित गुमानी पंत। नुनाई मेला कहां पर लगता है, जौनसार देहरादून में लगता है भाई। उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है, आप कहोगे मधुमिता बिष्ट को। उत्तराखंड के किस शहर को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है, मसूरी को कहा जाता है। भुवनेश्वरी देवी मेला उत्तराखंड में कहां लगता है, यह आपका पौड़ी में लगता है। उत्तराखंड में लीची नगर, यह आप देहरादून को कहते हो। छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ को कहते हो। प्रथम बार 5 अनुसूचित जनजातियां भोटिया, बोक्सा, जौनसारी, राजी और थारू को अनुसूचित जनजाति कब घोषित किया गया था, 1969 में। ये बातें आपके सभी समझ में आ जानी चाहिए। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहां पर है, तो आप कहोगे मसूरी में है। उत्तराखंड में 7 ताल झील कहां पर स्थित है, आपका जवाब रहना चाहिए नैनीताल में। उत्तराखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के वन पाए जाते हैं उत्तराखंड में। ऋषिकेश तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ऋषिकेश, तो ये सबको पता होना चाहिए, गंगा नदी के किनारे पर। तो दोस्तों ये थे बहुत ही बेहतरीन से एक टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आया था, और कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और इसी तरह से पढ़ते रहें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।